हम मोदी के पास नहीं जा रहे हैं, हम तो वोट इनको दे रहे हैं। जी जी। हम जो तो आपके दुख सुख में यहाँ पे हाँ, हम नरेंद्र मोदी को वोट नहीं, हम तो इन डॉक्टर साहब को वोट दे रहे हैं ना। बिल्कुल। और हम तो यही कहेंगे जब ये डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पैर रखे हैं तो हम लोग इनके साथ हैं और सदा रहेंगे। हमारा सुख में दुख में साथ देने वाला हो, हम उनको चुनेंगे। हमको पार्टी से, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वो चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो या अन्य कोई हो, उससे हम लोगों को कोई बहस नहीं है। हमको है कैंडिडेट से मतलब। हम लोग जितने भी जाते हैं, हम लोग बगवा पंचायत को हम लोग का बहुत से वहाँ पर मान सम्मान करता है। दवाई में भी बहुत बढ़िया करता है, सब कुछ करता है। इसलिए हम लोग डॉक्टर साहब से हम लोग बहुत पसंद है। इस प्रकार से आप लोग डॉक्टर साहब के बारे में देखते हैं, क्या लग रहा है आपको? डॉक्टर साहब को हमको बहुत पहले से जानते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है और बढ़िया पार्टी में आए हैं। हमसे उसने जान पहचान लगा देंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टरी सेवा शुरू से मैं देता आ रहा हूं और देता रहूंगा। ये मेरी पहली शर्त है। और राजनीति के दृष्टिकोण से जो सेवा लोगों को चाहिए, जो मैंने महसूस किया है, वो सेवा भी मैं करता ही रहूँगा और दोनों में बराबर रूप से करता रहूँगा। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए सहरसा में है और सहरसा सिमरी बख्तियारपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए यहाँ के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र जी के पास हम आए हुए हैं, जो कि बीते दिनों लोकसभा चुनाव में भी लोग जान रहे थे कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं और क्या क्या उपलब्धि है, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सहरसा विधानसभा के बारे में भी और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के बारे में। आज पूरा दिन शैलेंद्र जी के साथ हम रहेंगे और ये जहां जहां गांव में जाएंगे, गरीब के पास गाय गोबर गोइठा सारी स्थिति को हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि लोगों का मानना है कि डॉक्टर बड़े साफ सुथरा जगह पर एसी में ही बैठे रहते हैं, परंतु डॉक्टर शैलेंद्र के बारे में एक ये चीज है, लोग जानते हैं कि ये गांव भी जाते हैं, गरीब के पास भी जाते हैं, स्लम एरिया में भी जाते हैं और माना जा रहा है कि कम से कम 10-12 हजार ऐसे पेशेंट का इन्होंने इलाज किया है जिन्हें पैसे की दिक्कत थी और उनका इलाज इन्होंने मुफ्त में किया है। ये भी हमने किसी स्टाफ से पूछा और वो स्टाफ के बारे में भी हम आपको बाइट में दिखाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कई सारे सोशल काम भी किए हैं। सिमरी बख्तियारपुर के कई क्षेत्र में इन्होंने नेत्र निःशुल्क शिविर भी बनाया है और सबसे बड़ी चीज जो पता चला वो ये कि डॉक्टर साहब के पिताजी सिमरी बख्तियारपुर के कई पंचायत में, कई गांव में टीचर थे और उनका असर इन पर है, उनका आशीर्वाद इन पर है, जिस कारण गांव के लोग इनके साथ खड़े हैं, इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस प्रकार आप लगे हुए हैं, डॉक्टरी के क्षेत्र में रहते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं और समाज की भी सेवा कर रहे हैं, आप बताइए जिस प्रकार से आप डॉक्टरी का काम करते हैं क्या जरूरत पड़ी कि आप राजनीति में भी आना चाहते हैं? पहला सवाल यही है हमारा। हाँ, मैं एक डॉक्टर के रूप में सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस इतना महत्वपूर्ण मुद्दा को लोगों के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं एक चिकित्सक के रूप में, आई सर्जन के रूप में पिछले 15 सालों से सहरसा में अपनी सेवा दे रहा हूँ और पिछले 15 सालों में अपनी सेवा के दौरान मैंने लगभग सहरसा ज़िला ही नहीं, मधेपुरा ज़िला, सुपौल ज़िला, दरभंगा के कुछ भाग, खगड़िया ज़िला के भाग, इन सारी जगहों पर हमने अपनी सेवाएं दी। जी जी। और ख़ासकर सहरसा ज़िला में मैं रहता हूं तो सहरसा ज़िला की बात मैं ज़्यादा करना चाहूँगा। सहरसा ज़िला का ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई पंचायत नहीं बचा हुआ है जहां हमने सेवा नहीं दी, चाहे वो कैंप के माध्यम से हो, मुफ्त इलाज के माध्यम से हो, मुफ्त सर्जरी के माध्यम से हो या चिकित्सा क्षेत्र से अलग हटकर भी हमने काम किया है। मैं भारत विकास परिषद में 2 बार यहाँ की शाखा का सचिव रहा, प्रांतीय अध्यक्ष 2 बार रहा, जोनल सचिव 2 बार रहा और इस दौरान हमने
इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत सारा काम किया है। जैसे स्कूली शिक्षा में हम लोग काम करते रहे उसमें कि भारत को जानो प्रतियोगिता करवाते हैं, जिससे बच्चों में भारतीयता का संस्कार आता है। सांस्कृतिक समूह गान करवाते हैं, जिससे भारतीयता का संस्कार बच्चों में आवे। विकलांग कैंप लगाते हैं, जिसमें जो हाथ से पैर से लाचार व्यक्ति हैं उनको आर्टिफिशियल निम्ब दिया जाता है। जी जी जी। जिसको रिक्शा की ज़रूरत है उसको रिक्शा दिया जाता है। ऐसे सारे काम हमने लगातार करते रहा है। और उसके बाद मैं एकल शिक्षा अभियान से जुड़ा रहा हूँ, जो ऐसे जगहों पर अपने शिक्षक को भेजते हैं जहाँ के बच्चे या वहाँ के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ रहते हैं। जी जी जी। वैसे जगहों पर हमारे शिक्षक जाते हैं, वहाँ पर उन बच्चों को शिक्षा देते हैं। प्राथमिक शिक्षा देने के बाद उनको मोटिवेट किया जाता है ऊपर की शिक्षा के लिए। ऐसे ऐसे काम हमने किए। बिल्कुल। अगर हम बात करें सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा की, जो कि बहुत ही पिछड़ा माना जाता है, और यहाँ का लगभग 4 महीना, साल का 4 महीना आज भी 50% से ज़्यादा गांव बाढ़ग्रस्त हो जाता है। लोग वहाँ जा आ नहीं सकते। आमतौर पर लोगों को कहीं सड़क किनारे, कहीं बांध पर घर बना के तत्कालिक रूप से रहना पड़ता है। कई जगह हमने देखा, हालांकि नेशनल हाईवे बहुत बन गए हैं, कुछ सड़कें बन गई है, लेकिन जो एक विधायक के तौर पर सेवा करने की बात है, विधायक वहाँ वर्तमान में आरजेडी के हैं, उनका वहाँ क्या दायित्व है वो हम नहीं जानना चाहेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से लोगों की समस्याएं हैं, एक तो सबसे ज़्यादा पलायन की समस्या वहाँ पे है, दूसरा समस्या है बाढ़ का, जो कि लोग बाढ़ में परेशान रहते हैं, तीसरा समस्या होता है लोगों को स्कूलिंग और चिकित्सा का। हालांकि आप नेत्र विशेषज्ञ हैं, लेकिन जो नॉर्मल चिकित्सा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो वहाँ पे बने हुए भी हैं, वो भी दयनीय स्थिति में है। आपके पास ऐसा क्या रोड मैप है कि आप इन चीज़ों को बदलने के लिए इन पॉइंट पर काम करेंगे, ताकि वहाँ के लोगों को वो सारी सुविधाएं मिल सके जो एक विकसित विधानसभा को दिया जाता है, कोई शहरीकृत विधानसभा को दिया जाता है? बिल्कुल। मैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो चिकित्सा का मैं बारीकी से अध्ययन किया हूँ। यहाँ पर शिक्षा का भी मैंने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का लगभग आधा क्षेत्र कोसी बांध के भीतर पाया जाता है, और वहाँ पर यातायात की सुविधा जो मुख्य समस्या है वो है। लोगों को रोज़गार वहाँ पर मुहैया कराना एक मुख्य समस्या है। इन सारी बातों को मैंने ध्यान में रखा है। जो यातायात की सुविधा है वो प्राथमिक रूप से मैं वहाँ पर दूर करना चाहूँगा। जो कुछ पुल पुलिया बनाना आवश्यक है, रोड बनाना आवश्यक है, वो मेरे प्राथमिकता में रहेगा। शिक्षा, वहाँ के स्कूली शिक्षा में खास करके बांध के, कोसी बांध के बाहर के लोग प्राइवेट विद्यालय में भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ के बच्चों के लिए ये सुविधा असंभव प्रतीत होता है। तो वहाँ के सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करना, उन स्कूलों की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तीसरी बात है वहाँ रोज़गार, लोगों का जो पलायन हो रहा है उसको रोकना। वहाँ ऐसे रोज़गार उत्पन्न किए जाएंगे जिससे, जैसे निर्माण का काम वहाँ पर हो तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सकेगा। स्वरोज़गार को मैं बढ़ावा देना चाहूँगा, जिससे लोग अपने घर में रहकर अपना रोज़गार कर पाएंगे। ये सारी बातें मेरी प्राथमिकता में है। मैं इन सारी बातों को वहाँ पर, अब स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए। और बांध के भीतर के जो लोग हैं उनके लिए ये और भी दुरूह कार्य हो जाता है। पानी भर जाता है, लोग कहाँ से जाएं। तो पीएचसी का विस्तार होना चाहिए, एडिशनल पीएचसी उन सब जगहों पर होना चाहिए, जिसका जो मेरी प्राथमिकता में ये सब शामिल है। आपने रोजगार की बात कही, आपने, आपका क्षेत्र जो है मक्का बहुल क्षेत्र माना जाता है, सिमरी बख्तियारपुर का कम से कम पूरा इलाका। और मक्का से रिलेटेड अगर फूड प्रोसेसिंग उद्योग वहाँ के लोगों का मांग है, क्योंकि मैं आपके विधानसभा का करीब 17-18 पंचायत में मैं भी गया हूँ, लोगों का भी डिमांड है। लोगों ने आपके बारे में भी काफ़ी कुछ कहा है, विधायक का वहाँ शिकायत भी है, विधायक से लोग नाराज़ भी हैं, और कई नाम में एक नाम आपके बारे में लोग
जानना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं और आपके बारे में चाहते हैं कि अगर आप आएंगे तो शायद उनका दिन सुधर जाएगा। लोगों का मांग है कि एक सिमरी बख्तियारपुर में मक्का से रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगे। दूसरा मांग है कि सिमरी बख्तियारपुर में एक अनाज मंडी हो, ताकि जिस प्रकार से मक्का का सरकारी रेट 2300 के आसपास है, लेकिन किसानों को 1700, 1800 से ज़्यादा नहीं मिल पाता है। इन दो चीज़ों के लिए आप किस प्रकार से काम करेंगे? बड़ी अच्छी बातें आपने कही है। और हाँ बिल्कुल, इस चीज़ को हम थोड़ा चलते चलते लेंगे और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज मैं इनके साथ पूरा दिन रहने वाला हूं और पूरे दिन का जो कार्यक्रम होगा एक एक करके हम आपको दिखाएंगे और इनके जीवन के बारे में भी, इनके परिवार के बारे में भी, जो भी छुपा हुआ चीज़ लोग सोचते हैं कि नेता अपना दिखावे का अलग रखता है और असलियत को अलग रखता है, तो पूरे दिन हम आपको इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में सारी सच्चाई बताएंगे और क्षेत्र में क्या क्या काम करते हैं वो भी दिखाएंगे। आपने जो सवाल किया है कि लोग किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, ये भी मेरे प्राथमिकता में रहेगा कि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। एक अनाज के लिए मंडी की आवश्यकता है, वो मेरे प्राथमिकता में रहेगा। और फूड प्रोसेसिंग के लिए मक्का आधारित जो फूड का प्रोसेसिंग है, ये उद्योग भी आवश्यक है इस क्षेत्र में। और आवश्यकता ऐसी भी है कि लोग अगर फूड प्रोसेसिंग उद्योग यहाँ पर लगे तो अच्छी कीमत में लोग अपने अनाज को मंडी में बेच सकेंगे और उसका लाभ लोगों को मिल सके। बिल्कुल, जो युवा पलायन कर रहे हैं उस उद्योग में वो अपना रोज़गार भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं और स्वरोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा। ख़ास तौर पर क्योंकि विपक्ष के लोग जिस प्रकार से कहते हैं कि जब तेजस्वी यादव आया तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई और भी भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं, तो इसके लिए आप लोग किस प्रकार से लोगों में ये संदेश दे रहे हैं कि जो एनडीए की सरकार है, नौकरी के साथ साथ स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए, चाहे मुद्रा योजना हो या फिर विश्वकर्मा योजना हो, इन सब चीज़ों के ज़रिए स्वरोज़गार को बढ़ावा दे रहा है। और क्योंकि बिहार की जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरे करीब 13 करोड़ लोग हैं, इसमें लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख लोगों को अगर सरकारी नौकरी दे दे तो लोगों को उससे समाधान नहीं होगा। ऐसे में स्वरोज़गार के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? स्वरोज़गार ही विकल्प हो सकता है, सरकारी नौकरी विकल्प कभी हो भी नहीं सकता। आपने रोज़गार का समस्या बताया और विपक्षी लोग कह रहे हैं कि हमने 5 लाख रोज़गार दिया। पहली बात तो ये कि वो 5 लाख रोज़गार उन्होंने नहीं दिया, नीतीश कुमार ने दिया था। दूसरी बात, सरकारी नौकरी बेरोज़गारी का विकल्प नहीं हो सकता है किसी भी स्थिति में। अगर 5 लाख नौकरी हम दे देते हैं तो 5 लाख परिवार को नौकरी मिला, 25 लाख आबादी हमारा प्रभावित हुआ उससे। हमारे बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, वो 13 करोड़ की आबादी तो वंचित ही रह जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा विकल्प स्वरोज़गार ही हो सकता है और स्वरोज़गार के माध्यम से मैं लोगों को यहाँ से पलायन करने से रोक सकूँगा और लोग खुशहाल जीवन जी सकेंगे यहाँ पर। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल, और इसके लिए हालांकि सरकार ने मुद्रा योजना वगैरह भी शुरू किया है, विश्वकर्मा योजना भी शुरू किया है, तो उससे लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। और जिस प्रकार से लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आपकी सरकार ने बढ़िया काम किया है, तो वो भी किया जा सकता है। एक इन चीज़ों से अलग, क्योंकि हम आपके साथ चल रहे हैं, तो आपके बचपन के बारे में और आप किस प्रकार से आप यहाँ तक पहुँचे, अगर आप शॉर्ट में बताएं अपने गाँव के दिनों का। हाँ, बचपन से मेरे जीवन की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं सिमरी बख्तियारपुर के मोहम्मदपुर पंचायत के बरकुरबा गांव में मेरी जन्म हुई। मेरे पिताजी एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हुआ करते थे। मैं 2 भाई, 1 बहन। भाई हमसे बड़े हैं, बहन मेरी छोटी है।
और उसी गांव में प्राथमिक शिक्षा मेरी हुई। मैं कुछ दिन तक महिषी प्रखंड के आरापट्टी गांव में भी पिताजी के साथ वहां पर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया। मेरे पिताजी की पोस्टिंग वहां थी और 2 से 3 साल वहां रहने के बाद मैं फिर अपने गांव आ गया और अपने गांव में ही प्राथमिक शिक्षा पूरी की और सरोजा पंचायत के रामपुर गांव में बनवारी सिंह हाई स्कूल में मैंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की और वो भी प्राइवेट स्कूल था, सरकारीकरण नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है उसका। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई लहटन चौधरी महाविद्यालय पस्तवार वहाँ पर पूरा किया। फिर मैं सहरसा आया, सहरसा से फिर मैं पटना गया, पटना में मेडिकल की तैयारी किया और मेडिकल में सिलेक्शन हुआ और इसी दौरान मैट्रिक पास करने के बाद मेरी शादी हुई। अच्छा, जैसे कि पहले हुआ करता था। हाँ। काफी कम उम्र उसे बाल विवाह की संज्ञा भी दी जा सकती है। जी जी जी। क्योंकि 16 साल में मेरी शादी हुई थी और मेडिकल में एडमिशन से पहले मेरी बड़ी बेटी मेरे जीवन में आ चुकी थी। आज वो भी डॉक्टर है, मेरी छोटी बेटी भी डॉक्टर है, बेटा भी मेडिकल में जा रहा है इस बार। अच्छा, 2 बेटी 1 बेटा है। हाँ, 2 बेटी और 1 बेटा है। तो जो दोनों बेटियां हैं वो आपके साथ क्लिनिक में हैं या कहीं और शिफ्ट हैं? नहीं, अभी बड़ी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी में लगी हुई है, छोटी बेटी फाइनल ईयर MBBS में है और बेटा तो अभी इस बार एडमिशन होना है इसका। तो मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज में मेरी पूरी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट हुई। उसके बाद मैं पश्चिम बंगाल में पुरुलिया ज़िला में 4 साल अपनी सेवाएं दी और वहाँ से मैं 2010 में सहरसा आ गया। सहरसा में भाड़े के मकान में मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया। अच्छा। और उसी समय से मैं लोगों से जुड़ना प्रारंभ कर दिया अपनी सेवा के माध्यम से। चिकित्सा सेवा के अलावा भी लोगों से मैं जुड़ता था, उनकी समस्याएं सुनता था और उस समस्या को अपने स्तर से हर संभव समाधान करने का प्रयास करता था। बिल्कुल। कई समस्याएं मैंने समाधान की भी, कई समस्याएं हमारे हद से बाहर थी जो मुझसे हुई नहीं। तो एक तो ये है कि चलिए आप डॉक्टर हैं तो जो पेशेंट हैं आई से रिलेटेड उन लोगों का तो आपने जो भी किया है फ्री में। इसके अलावा मतलब डॉक्टरी के अलावा जो एक समस्या होता है, ऐसे कौन कौन से समस्या और किन किन पंचायत के लोगों का आपने समस्या दूर किया है वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, मेडिकल फील्ड से इधर हाँ। बहुत सारी समस्याएं मुझे लोगों से सुनने को मिली। मैंने उन समस्याओं को कई तरह से समाधान करने का प्रयास किया। अभी महिषी प्रखंड के महिषी गांव में ही एक बार हॉस्पिटल में डॉक्टर से पब्लिक का झगड़ा हो गया और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि कोर्ट में चला गया केस। अब वो सरकारी डॉक्टर वो समस्या जब मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि इसमें ना तो डॉक्टर की गलती है और ना ही उस व्यक्ति की गलती है। वो तत्कालिक कुछ कारण था जिसके चलते दोनों में तू में हुआ। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, हो सकता है। तो मैंने दोनों को बैठाकर बात की और उन दोनों को मैं इस मुद्दे पर ले आया कि आप लोग केस को ख़त्म करो और दोनों सहमति से वो केस को ख़त्म किया। ये एक बात हुई। कई ऐसे मुद्दे आते हैं जो पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ है कि पुलिस मेरा बात नहीं सुन रहा है, पुलिस मेरा केस दर्ज नहीं कर रहा है, जेन्युइन मेरा मांग है। तो वैसे मुद्दों को भी मैं देखता हूँ, अगर उचित लगता है मुझे तो मैं उसमें हस्तक्षेप करता हूँ। ये मेरे गांव का ही एक समस्या आया था मेरे सामने। 2 पक्ष में झगड़ा हो गया ज़मीन को लेकर।
और दोनों पक्ष मेरे नज़दीक के लोग, मेरे जानने वाले लोग, उन लोगों ने हमें बताया कि हमारे बीच ये समस्या है। कई सालों से दोनों के बीच में उस ज़मीन को लेकर मुकदमा, कचहरी, केस ये सब चल रहा था। फिर मैंने उन दोनों को बैठाकर उसके पेपर को देखा और पेपर को देखने के बाद दोनों के सहमति से जो उचित हुआ मैंने किया और दोनों आज संतुष्ट हैं उस व्यवहार से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे और भी कुछ पंचायत की समस्याएं आई हैं, विवाह शादी की समस्याएं हैं। बहुत सारे ऐसे बच्ची हैं जो जिनके पिता की शादी करने में समर्थ नहीं है। ऐसे मैंने दर्जनों बच्चियों का शादी करवाया है अपने खर्चे से। तो ये सारी समस्याएं, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मेरे सामने आया है और मैंने उनका समाधान करने का प्रयास किया। तो ये मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि हम लोग बरियाही मार्केट पहुंच चुके हैं। और क्योंकि थोड़ा दुकान है, बाज़ार खुल चुका है, तो लोग ये भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग आज पूरे दिन डॉक्टर साहब के साथ रहने वाले हैं। और डॉक्टर साहब के साथ जो जगह पे हम लोग जाएंगे, जिन जगहों पर हम लोग जाएंगे, वहाँ पे जो कार्यक्रम भी होगा, लोगों से मिलना जुलना भी होगा और कुछ लोगों से भी जानेंगे डॉक्टर साहब के बारे में। हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के बारे में कि ये क्योंकि यहीं सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ है, बचपन में इन्होंने पढ़ाई भी, स्कूलिंग भी यहीं पे किया है, तो स्वाभाविक तौर पर चाचा, ताऊ या मामा, नाना, नानी, आसपास रिलेशन होगा, पूरे क्षेत्र को ये भली भांति से जानते होंगे। सिमरी बख्तियारपुर में 3 प्रखंड आता है, सलखुआ, सिमरी बख्तियारपुर और महसी का थोड़ा सा हिस्सा। तो डॉक्टर साहब से हम जानते हैं कि इन तीनों प्रखंडों में अब तक तो हम लोगों ने लोगों से पूछा ही है, तीनों प्रखंड के अलग अलग जगहों पर इन्होंने जो काम कुछ किया है उसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा तीनों प्रखंड का थोड़ा सा हिस्सा में जो आपने काम किया हो कुछ लोगों के लिए। मैं शुरुआत सिमरी बख्तियारपुर से करना चाहूँगा। जी जी। क्योंकि वो मेरा जन्म स्थान भी है। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में मैंने विकलांग का कैंप लगाया सिमरी बख्तियारपुर, और उस कैंप के माध्यम से लगभग 125 लोगों को जिनका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, उन लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब देने का काम किया। ऐसे लोग जिनको हाथ का रिक्शा का आवश्यकता था उनको रिक्शा प्रदान किया गया। और स्कूली शिक्षा से जुड़े बच्चों को भारतीयता का संस्कार उसमें पनपे। स्कूलों के बीच स्कूल के बच्चों के बीच प्रतियोगिताएं करवाई अलग अलग स्कूलों के बीच, जिससे वाकई सामान्य ज्ञान बढ़ने के साथ साथ भारत के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उन लोगों को मिलेगी। ये काम हमने किया है। ऐसे सलखुआ में ही अगर जाएं तो वहाँ पर एकल विद्यालय के माध्यम से आज सलखुआ प्रखंड में एकल विद्यालय का 15 से 20 विद्यालय वहाँ पर संचालित हो रहा है। और वो ऐसे क्षेत्र में काम कर रहा है, ऐसे मोहल्ला में काम कर रहा है जहाँ के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक ना हो, बच्चे स्कूल जाने से हिचकते हों या उनको स्कूल जाने का मार्ग नहीं दिखाया गया हो, तो वैसे जगहों पर एकल विद्यालय के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। महसी का अगर बात करें तो महसी में भी हमारे एकल विद्यालय के बहुत सारे विद्यालय संचालित हैं एकल अभियान के, और महसी प्रखंड के हर गांव में मेरा चिकित्सा शिविर लगा है। उसके माध्यम से मैं लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराता रहा हूँ। अभी तक में अगर हम देखें तो सहरसा जिला के लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों का मुफ्त ऑपरेशन हमने किया है। मुफ्त जो सलाह दी गई है वो अलग है, मुफ्त ऑपरेशन हमने किया है। वो उसमें सहरसा जिला के अन्य प्रखंड भी आते हैं, महसी, सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ भी उसमें आता है। ये सब काम हमने किया है और लोगों के बीच लगातार मैं जाता रहता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ
और प्रयास करता हूँ कि उनको समाधान मिल सके। डॉक्टर साहब, एक बड़ा लीक से हटके सवाल है कि डॉक्टरों के बारे में लोगों की सोच जो है बड़ा अजीब सा है। जब हम कहीं जाते हैं तो अगर सिर्फ ये कहा जाए कि डॉक्टर हैं तो लोग सोचते हैं बड़ा लूटते होंगे, 4 गुना फीस लेते होंगे, दवाई 1 लिखना है 5 लिख देते होंगे, और मतलब यही धारणा है आम तौर पर। आप डॉक्टर हैं और अपने सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र को चुना हुआ है। सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र ऐसे भी एनडीए किस खाते में जाएगा? एनडीए के कई सारे धरे हैं, उसमें एलजेपी है, बीजेपी है, जदयू है, और भी आरएलएसपी है, और भी लोग हैं। तो आप कैसे मानते हैं कि इन धारणाओं को लोगों के बीच से हटा के और सिमरी बख्तियारपुर के जनता को आप भरोसा में ले पाएंगे? आपका पहला सवाल था कि डॉक्टरों के बीच, जनता के बीच ये धारणा है कि डॉक्टर लूट करते हैं। अभी हम सहरसा विधानसभा के चैनपुर गांव को क्रॉस कर रहे हैं। जी जी। और ये बड़ा संभ्रांत गांव माना जाता है। शिक्षा के मामले में भी, नौकरी पेशा के मामले में भी, या और भी बहुत सारी मामला है। जी जी। इस गांव में जब मेरा शिविर लगा, और एक बार नहीं 5-6 बार लगा है, तो ऐसे घर के लोगों का भी ऑपरेशन फ्री में हुआ है, जो बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, और किसी तरह की असुविधा उनको नहीं। मैंने उनसे पूछा था कि भाई आप लोग तो पैसा देकर भी करा सकते थे। तो उन्होंने कहा पैसा देकर मैं कहीं कराता, उससे अच्छा आपके यहाँ फ्री में करवा रहा हूँ तो वो ज़्यादा मुझे संतोषजनक लग रहा है और अच्छी सेवा मुझे मिल रही है। और जहाँ तक डॉक्टरों के लिए भ्रांति की बात है कि अधिक फीस लेते हैं, 1 की जगह 4 दवा लिखते हैं, बिना मतलब का जांच लिखते हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि प्रोफेशन में ह्रास हुआ है। ये हर प्रोफेशन का बात है, सिर्फ चिकित्सा सेवा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हर प्रोफेशन में ये बात आती है, तो इसमें भी ह्रास हुआ है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब उस स्तर पर ह्रास नहीं हुआ जितना कि लोगों के मन में ये धारणा बन गई है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एक आध कोई ऐसे मामले हो सकते हैं जिनके चलते लोग मन में धारणा बना ली है, लेकिन ये जनरल वे में परसेप्शन नहीं है, परसेप्शन बिल्कुल नहीं। और क्योंकि लोग मानते हैं इस बात को। दूसरा जो सवाल था वही मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सिमरी बख्तियारपुर को आपने चुना है और आने वाले समय में शायद लोगों का मांग है कि आप चुनाव लड़ें। आप बीजेपी में हैं, बीजेपी प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, और सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र एनडीए किसके खाते में देगा, इसको लेकर आप लोग किस प्रकार से हैं कि बीजेपी के खाते में ही सिमरी बख्तियारपुर आए और आपको उम्मीदवारी का मौका मिले, इसके लिए आप लोग क्या प्रयत्न कर रहे हैं? देखिए, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा पिछले चुनाव में भी बीजेपी की ही सीट थी। वीआईपी से गठबंधन था, तो वीआईपी को बीजेपी अपना सीट ये दी थी। तो ये सीट तो ओरिजिनली बीजेपी का ही है। उससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भले जेडीयू के लोग लड़े थे यहाँ से, लेकिन 2020 के बाद से ये सीट बीजेपी का ही है, और अभी वीआईपी हमारे गठबंधन में नहीं है, तो सीट ओरिजिनली बीजेपी का है, और हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ये सीट अपने पास ही रखेगी। और हम लोग जो कार्यकर्ता स्तर पर बात करते हैं, प्रदेश स्तर के नेतृत्व से या राष्ट्रीय नेतृत्व से, तो हम लोग यहाँ के लोगों का मनसा, क्योंकि यहाँ पर वोटर जो है सिर्फ बीजेपी का है। जी जी। और दूसरे दल के लोग जो गठबंधन में आते हैं, मजबूर होकर लोग वोट देते ही हैं, लेकिन मतदाता मानसिक रूप से बीजेपी का है, इसीलिए ये सीट बीजेपी के खाते में आना ही चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी के खाते में आना चाहिए। और उम्मीदवार कई सारे हैं,
उस पे क्या डॉक्टर शैलेंद्र इस बार जनता के डिमांड पर यहाँ से उम्मीदवारी के लिए दावा ठोक रहे हैं, टिकट की दावेदारी है, और अगर चुनाव में टिकट मिलता है तो किस प्रकार से आप मैनेज करेंगे लोगों के बीच? ये उम्मीदवारी की बात जहाँ तक है, ये हर लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, होना भी चाहिए। जी जी, ये मानव स्वभाव है, क्यों नहीं होगा। लेकिन मैं अपने दावेदारी के बारे में सिर्फ इतना कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ मैं, और पार्टी का जो भी आदेश होगा, जो भी निर्णय होगा, उसको मानने के लिए मैं बाध्य हूँ और मानूंगा भी। पार्टी के नज़र में मैंने अपने काम को दिया है, पब्लिक के नज़र में मैंने अपने काम को दिया है। पब्लिक ये चाहती है कि मुझे उम्मीदवारी यहाँ से मिले। अधिकांश आप भी क्षेत्र में बिल्कुल। घूमते हैं, आपको भी पता चलता होगा कि लोगों की क्या मंशा है बिल्कुल बिल्कुल। और लोग क्या चाह रहे हैं। तो इस आधार पर हम चाहते हैं कि मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया जाए। बिल्कुल, और जिस प्रकार से हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमें अगर टिकट मिले तो मैं और ज़्यादा सेवा कर पाऊँ। बात अगर सेवा की करें तो आप अच्छा खासा डॉक्टरी के ज़रिए अपना मरीज का भी सेवा कर रहे थे और समाज का भी सेवा कर रहे थे। तो आपको ये कैसे ध्यान आया कि नहीं, मुझे राजनीति में भी आना चाहिए, डॉक्टरी के साथ साथ मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी की जो ये है वो कैसे करता? इसका सिर्फ एक कारण है कि मैं डॉक्टरी मेरा व्यवसाय है, पेशा है, जी जी, और वो मैं करूँगा ही, सब दिन करता रहूँगा। और इसके माध्यम से जो लोगों की सेवा मैं कर सकता हूँ वो भी करता रहूँगा। लेकिन लोगों के बीच जाने के दौरान जो मुझे महसूस हुआ कि लोगों की चिकित्सा सेवा के अलावा भी इतनी समस्याएं हैं जिनको जनप्रतिनिधि के रूप में ही पूरा किया जा सकता है। बस यही एक कारण है कि मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में आना चाहिए और मैं अपने दम पर, पार्टी के दम पर सरकार में आने के बाद लोगों की उन समस्याओं को मैं दूर कर पाऊँगा। इसीलिए मैं इस क्षेत्र में आना चाहता हूँ। बिल्कुल, और इन्हें लगा होगा, कहीं गांव जाते हैं, कैंप में जाते होंगे तो गांव में गरीबी बहुत ज़्यादा है। आज भी बहुत सारे बच्चे के पैर में चप्पल नहीं होता है, ख़ास तौर पर जब आप बाढ़ पीड़ित इलाके में जाते हैं और बाढ़ का भी सीज़न भी लगभग आ चुका है। तो कहीं दिल में हर किसी को होता है कि यहाँ पे ये लोग इतने परेशान हैं, इनकी सेवा और ज़्यादा की जा सकती है। लेकिन एक डॉक्टर के पास सीमित संसाधन होता है, सीमित पैसे होते हैं, उसको कितना ज़्यादा खर्च करके कितने लोगों को हेल्प किया जा सकता है, ये बड़ा टिपिकल काम है। अगर एक प्रतिनिधि चाहे विधायक के तौर पे या मंत्री के तौर पे अगर होते हैं तो उनका जिम्मेदारी बन जाता है कि वो सभी क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, बेरोजगारी का क्षेत्र हो, पुलिस प्रशासन का क्षेत्र हो, किसी भी रेवेन्यू का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है और वो हर क्षेत्र में विकास का कार्य कर सकते हैं। हम लोग शायद बघवा कहाँ पहुँच गए हैं? बलवा हाट पहुँच गए हैं। तो मैं अभिषेक से कहूँगा थोड़ा सा मार्केट को भी दिखाते चलें और बातचीत तो जारी रहेगी। थोड़ा मार्केट का भी सीन हम दिखाते रहते हैं अपने दर्शकों को। अभी हम लोग कौन से गांव में जा रहे हैं अभी जो प्रोग्राम? अच्छा, बघवा में ही जा भी रहे हैं। अच्छा, यहाँ से पास में बघवा जा रहे हैं और ये बलवा हाट है बाजार। तो हम कह रहे थे कि लोगों की समस्याएं इतनी ज़्यादा है, उसे देख के और डॉक्टर का दिल जो होता है बड़ा कमज़ोर होता है। हालांकि लोग मानते हैं कि भाई ऑपरेशन करते होंगे, सीजर चलाते होंगे तो हार्ड होगा, लेकिन अंदर से हर डॉक्टर को मैं जानता हूँ वो बड़े भावुक होते हैं और ये भी शायद कहीं गए होंगे, दर्द देखा होगा, इसलिए इन्हें राजनीति में आने का शौक हुआ या राजनीति में आने का इन्होंने ज़रूरत को समझा। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। अभी जब हम पहुंचेंगे जहां आपका प्रोग्राम है, वहां के बारे में आप बताइए। जब आप वहां पे
पहली बार इस गांव में गए थे, कैसे यहाँ पे इस गांव के लोगों से मिलना हुआ था और आज के कार्यक्रम को तय करने की क्या ये थी, मतलब क्या ज़रूरत लगी थी आपको? जब मैं पहली बार यहाँ गया था तो लोगों ने दिल से मेरा स्वागत किया, और जब इन लोगों को ये पता चला मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में आ रहा हूँ तो इन लोगों ने दिल खोल कर स्वागत किया मेरा, और भरोसा दिलाया कि आप डॉक्टर साहब अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो इस क्षेत्र के लिए सिर्फ बघवा गांव की बात मैं क्या करूं, इस क्षेत्र में सारे लोगों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा और हम लोग दिल से आपके साथ हैं। आज का जो कार्यक्रम है यहाँ पर, वो कार्यक्रम मैंने तय नहीं किया, वहाँ के लोगों ने तय किया है और उन्होंने मुझे बुलाया है आज, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसे मैं बराबर जाता रहता हूँ, लेकिन आज का ये कार्यक्रम उन लोगों ने तय किया है, उन लोगों के द्वारा तय किया गया है। कुल मिला के ये कि जब इन्होंने इस गांव की सेवा इतनी की है और उन लोगों को पता लगा होगा कि राजनीति में आने वाले हैं, तो एक स्वाभाविक तौर पर स्वागत के तौर पर मान रखने के लिए इनको यहाँ बुलाया गया है। और अब हम कार्यक्रम में पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ का दृश्य आप दर्शकों को दिखाएंगे कि क्या स्थिति है वहाँ पे, किस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है, और फिर डॉक्टर साहब से एक दो सवाल और पूछेंगे। और क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि आज पूरे दिन हम डॉक्टर साहब के साथ रहने वाले हैं, तो डॉक्टर साहब के जीवन के बारे में भी 2-4 सवाल और पूछेंगे। बने रहिए। अभी हम लोग यहाँ गांव के चौराहे पे थे, तो कुछ युवा आपने देखा विजुअल में कि डॉक्टर साहब का स्वागत करने के लिए गाड़ी को रोक के बाकायदा वो डॉक्टर साहब से मिले। और डॉक्टर साहब जिस प्रकार से इन युवाओं में एक क्रेज़ है आपके प्रति, और क्योंकि माना भी जाता है कि देश का विकास युवाओं के हाथ में है, और आप इन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि बढ़ चढ़ के, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रधानमंत्री ही अकेले कुछ नहीं कर सकते, एमएलए एमपी अकेले कुछ नहीं कर सकता, एक मैसेज जो जाता है, पीएम जब बोलते हैं तो लोग खुद काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो क्या मैसेज जाएगा आपका? युवाओं के लिए, जैसे प्रधानमंत्री ने देश में 4 जाति का उल्लेख किया है, जी जी, महिला, युवा, वृद्ध, तो ऐसे ही वो सारी बातों को मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया है, और युवा मेरे लिए उसी 4 जाति में से एक जाति है। और युवा का विकास, युवा को काम में लगाना, युवा का रोजगार होना, ये मेरी प्राथमिकता हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मैं बच्चों को छात्रवृत्ति देने का भी काम करता हूँ। वैसे मेधावी और गरीब बच्चे जो सक्षम, जिनके पिता सक्षम नहीं हैं, जिनके अभिभावक सक्षम नहीं है, उनको छात्रवृत्ति देने का भी काम करता हूँ। तो ऐसे युवा हमारे साथ अवश्य जुड़े रहते हैं, जिनको कहीं न कहीं मैंने कुछ मदद पहुँचाई है, और ये युवा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बिल्कुल, तो यही क्रेज़ दिख रहा है कि युवा इनको रिसीव करने के लिए गांव से बाहर बाइक से, जिस प्रकार से देखा हमने, तैयार थे। अब एक चीज़ और आजकल जो समाज में चल रहा है, आप क्योंकि एनडीए में हैं, तो नशा को लेकर समाज में युवाओं में बड़ा गलत चीज़ जा रहा है। बहुत सारे युवा भटक रहे हैं, नशा अलग अलग तरीके का आजकल नशा मार्केट में आ गया है। उनको क्या आप संदेश देंगे कि उस ओर वो ना जाके अपना जुनून को बर्बाद करने के बजाय समाज के प्रति लगाए, देश के प्रति लगाए? खास करके बिहार की बात अगर हम करें
तो बिहार में शराबबंदी है और ये हमारे नीतीश कुमार जी का उद्देश्य भी है और लोगों के बीच ये मैसेज दिया जा रहा है हर तरीक़ा से कि शराब और नशा से दूर रहे हमारे युवा, हमारे नागरिक, जो युवा को दिग्भ्रमित करके दूसरी दिशा में ले जाते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम हमारी सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है और मैं भी अपने क्लिनिक के माध्यम से भी और समाज में जब भी जाता हूँ तो इस बात को उठाता रहता हूँ और लोग हमारी बातों को मानते हैं, सुनते हैं। बहुत सारे युवा इस नशा मुक्ति से नशा मुक्ति पाए हैं और नशा को छोड़कर अपने सामान्य जीवन में सामान्य रूप से बिल्कुल मुख्य धारा में, समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और कुछ युवा जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं वो भी इनके कहने पे वापस मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। अब शायद आपका कार्यक्रम स्थल मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि उधर दिखा दें। कुछ बाइक वाले जो हमारे आगे आगे चल रहे थे ये रुके हुए हैं, तो इन लोगों से शायद आसपास ही कार्यक्रम स्थल आने वाला है। हम लोग कार्यक्रम स्थल के बाद और वहाँ पे जो स्थिति है उसके बारे में भी अपने दर्शकों को बताएंगे। चलिए देखिए, ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ की सड़कें बहुत जर्जर स्थिति में है। गाड़ी पूरी हिल रही है और जिस प्रकार से न केवल यहाँ बल्कि पूरे बख्तियारपुर विधानसभा में कई जगह में गया तो सड़कों की हालत बहुत दयनीय है। मुख्य मार्ग को छोड़ दीजिए तो सारी सड़कें जर्जर स्थिति में बनी हुई है, चाहे एक सिमरी बख्तियारपुर के आसपास। हालांकि जो वर्तमान विधायक हैं उनके घर के चारों तरफ की रोड भी जो है वो जर्जर स्थिति में है और वो अपने बोर्ड में, अपने स्क्रीन में जो प्रचार कर रहे हैं उसमें हाईवे को, नेशनल हाईवे को दिखा रहे हैं कि ये नेशनल हाईवे मैंने बनवा दिया। वो पता नहीं एक कोई टेंगरा ही पुल है उसके बारे में कहते हैं हम, ये भी हमने बनवा दिया, रेलवे स्टेशन भी हमने बनवा दिया और एयरपोर्ट जो सहरसा वाला बन रहा है वो भी हमने बनवा दिया है। वस्तु स्थिति ये है कि जो उनको 5 करोड़ रुपए साल का मिलता है विधायक फंड का, उसका ब्यौरा देने के बजाय वो केंद्र सरकार और बिहार सरकार के कार्यों को गिनाते हैं। आपको क्या लगता है एक विधायक को अपने कार्य, अपने फंड को किस प्रकार से यूज करके और ऐसे गांव में जहां सड़कें नहीं है, टूटी हुई है, उन सड़कों को बनाए, ऐसे जरूरत को दूर करें जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना हो? निश्चित रूप से विधायक का काम ही होता है और विधायक को लोग इसलिए चुनता है कि जो उनकी मूलभूत सुविधा है उसको पूरा कर सके। जैसे अभी आपने दिखाया कि ये सड़क की स्थिति जर्जर स्थिति में है और ऐसे ही ऐसे सड़कों का निर्माण विधायक के जिम्मे होता है। विधायक के जिम्मे नेशनल हाईवे का निर्माण नहीं हो सकता है। विधायक के जिम्मे किसी बड़ा प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार के अधीन आता है वो नहीं आ सकता। तो वो दिखा के अगर कोई ये कहता हो कि ये हमने बनवाया तो ये तो सिर्फ अतिशयोक्ति हो सकती है और इसकी भ्रामक बात हो सकती है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसी सड़कों को निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में लाया जाए जिससे लोगों को आने जाने में, लोगों को दिनचर्या पूरा करने में आसानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और स्वाभाविक तौर पे भी आम लोगों को क्या चाहिए? गरीबों को चाहिए राशन टाइम पे मिल जाए, गरीबों को चाहिए उनके घर में बिजली आता हो, गरीबों को चाहिए पीने के स्वच्छ पानी आता हो, गरीबों को चाहिए कि अगर उनके बच्चों को स्कूलिंग में कोई दिक्कत हो रहा है, एडमिशन में दिक्कत हो रहा है, स्वास्थ्य में दिक्कत हो रहा है, यही चाहिए लोगों को। बहुत ज़्यादा इच्छा विधायक से होता भी नहीं, इतना भी पूरा विधायक नहीं कर पाते हैं और कई विधायक तो अपना गेट भी नहीं खोलते हैं, लोगों को मिलने जुलने भी नहीं देते हैं। जबकि देखिए एक बार फिर से सड़क की स्थिति हमारे अभिषेक जी दिखा रहे हैं किस प्रकार से
दयनीय है, जर्जर स्थिति में है। युवा उसी रास्ते से बाइक से जा रहे हैं और हम लोग भी उनके पीछे चल रहे हैं कार्यक्रम स्थल की ओर। अभी हम लोग गोपालपुर गांव में हैं जो कि बघवा पंचायत में आता है और डॉक्टर साहब अभी यहाँ पे आए हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ लोगों की अपनी शिकायत भी है और कुछ क्योंकि पता चला कि डॉक्टर साहब के पिताजी इसी गांव के स्कूल में पढ़ाते थे तो स्वाभाविक है गांव में जान पहचान ज़्यादा होता है तो लोग अपने दुख सुख की बात डॉक्टर साहब से शेयर कर रहे थे और परेशानी भी शेयर कर रहे थे, वो हमने दिखाया। इस गांव का जो हीलिंग रिलेशन आपके साथ, मतलब आपके पिताजी के साथ और अब आपके साथ है, किस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ के लोग भावुक हैं, स्वागत कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ के ग्रामीणों के बारे में? यहाँ के ग्रामीणों को तो मैं जो कहूँगा वो बात की बात है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस गांव का नाम जब भी मेरे लिए आता है तो मुझे याद आ जाता है मेरे पिताजी का दृश्य जो इस गांव में आकर उन्होंने सेवा दिया था शिक्षा के क्षेत्र में। और आज मुझे जो मौका मिला है इस क्षेत्र का सेवा करने के लिए कि इस गांव का एक अलग स्थान है मेरे हृदय में। जो जहां मैं पैदा लिया उस गांव का जितना मैं सम्मान करता हूं उतना ही सम्मान मैं इस गांव का भी करता हूं। जैसे पूरे क्षेत्र के लोगों का मैं सेवा करता हूं। बिल्कुल, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ आ रहे हैं और इनका ये अधिकार है हमसे शिकायत करने का, हमसे लड़ने का, हमसे झगड़ने का। और अच्छा लगता है कि जब हमारा कोई कुछ कमी गिनाता है तो मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, ये मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ के लोगों को। और आगे भी हम अपने दर्शकों को दूसरे सभा में लेके जाएंगे जहाँ और भी लोग होंगे और उनसे भी जानेंगे। बाबा जी का कुछ शिकायत था, क्या आप गए थे डॉक्टर साहब के पास, क्या दिखाना था, कुछ इलाज वगैरह कराना था क्या? आँख दिखाना चाह रहे थे, तो आपका आँख दिखाने के लिए आपको एक बार और वहाँ आइएगा तो डॉक्टर साहब जरूर आपका सेवा कराएंगे। तो डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे जब ये डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पैर रखे हैं तो हम लोग इनके साथ हैं और सदा रहेंगे। बिल्कुल सदा रहेंगे। कुछ और लोग हैं, आप डॉक्टर साहब के बारे में? सही रहेगा अगर ये विधायक के उम्मीदवार होते हैं तो सपोर्ट अब हम लोग करेंगे। एकदम काफी बड़े बुजुर्ग युवा को तो हमने दिखाया ही था। जिंदाबाद जिंदाबाद। सही है, डॉक्टर साहब अगर होते हैं। कुछ युवा इधर हैं, इन लोगों से भी जान लेते हैं। आप बताइए, डॉक्टर साहब से मिले हैं, कैसा लग रहा है अगर ये विधायक बनते हैं, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है, इस विधायक पद पर रहने के लिए इसको धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, हम क्या बताएंगे? डॉक्टर साहब के बारे में जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते हैं। अभी नहीं जानते हैं। ये शैलेंद्र बाबू हैं, डॉक्टर हैं, नेत्र चिकित्सक हैं और आँखों का इलाज करते हैं। जो गरीब होता है ऐसे लोग, उनका फ्री में भी इलाज करते हैं और अब राजनीति में आए हैं। आप समझ गए सब कुछ, है ना? ठीक रहेगा आपके क्षेत्र के लिए? बिल्कुल। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? शेष महतो। महतो जी, डॉक्टर साहब आपके गांव में आए हैं और जैसा कि बताया कि ये आने वाले समय में यहाँ से चुनाव भी लड़ सकते हैं। ठीक रहेगा। ठीक रहेगा ना? तो और भी बहुत लोग होंगे, उनसे भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि उनकी क्या राय है। और डॉक्टर साहब हर जगह जाएंगे, जहाँ जहाँ आज जाएंगे पूरे दिन हम आपको दिखाते रहेंगे।
वहाँ से उठकर हम लोग आए हुए हैं गोपालपुर के ही दूसरे मोहल्ले में, और ये शायद मुसलमानों का मोहल्ला है, मुसलमानों का बस्ती है। और एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि डॉक्टर साहब बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे इनका इतना ज़्यादा स्वागत हुआ, माला पहना के बुज़ुर्गों ने स्वागत किया, युवाओं ने, सभी वर्ग के लोगों ने स्वागत किया है। डॉक्टर साहब, एक भ्रांति ये भी है, एक दो चार सवाल तो हमने आपसे तीखे पूछे ही डॉक्टरों के बारे में भी, एक ये भी है कि मुसलमान बीजेपी से थोड़ा दूर हट के रहते हैं। हालांकि आपके स्वागत में ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्या लग रहा है, सिमरी बख्तियारपुर के मुसलमान आपके नाम पे या बीजेपी के नाम पे वोट करेंगे? क्या महसूस करते हैं आप? ये तो आप अभी देखे होंगे। जी जी, कैमरे में। हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सारे लोग हैं, और इन लोगों का जो उत्साह अभी हमने देखा है उससे ये तो भ्रांति दूर हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ या मेरे साथ इन लोगों का क्या संबंध है, इन लोगों ने किस उत्साह से हमारा स्वागत किया है। और ये सिर्फ भ्रांति है कि बीजेपी से दूर रहते हैं लोग। अगर बीजेपी से दूर रहते लोग तो जम्मू कश्मीर में उतना सीट नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आता है तो दूर कैसे रहे? बिल्कुल। लोग चाहे जितना भी कहें विपक्ष के, करना चाहता हूँ मैं जी सर, जैसे अभी आपने बोला कि कुछ लोग कटते हैं मुसलमान, ये सही है, लेकिन आज के समय में देखिए, जैसे हमारे विधायक एमपी साहब हो गए केसर बाबू, वो बीजेपी से आए, क्या हम लोग उनको वोट नहीं दिए? कैंडिडेट पर वोट पड़ता है। पार्टी कुछ ऐसा मुसलमान है जो कटते हैं, लेकिन फिलहाल जब देखिएगा गौर से राजनीति में गए हैं, अब देखिएगा तो सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस तो मुसलमानों को बीजेपी दिए हैं। जो पर्सनल रिलेशन पे भी ज़्यादा वोट मिल जाता है, मुसलमान जो है आपको सामने दिए ना। जी जी, केसर बाबू आते हैं बीजेपी, लोजपा इजकल टू बीजेपी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग सहयोग करते हैं, सहयोग ही नहीं, जहाँ कहीं अगर वोट में दिक्कत होता है तो हम उनको कहते हैं। लोकल नेता है ये, ग्रामीण है, हम वहाँ जाके कुछ बोल सकते हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं। जी जी, उसी तरह से ये हमारे लोकल नेता हुए। बताइए क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब के बारे में? ये कह रहे थे हम मोदी के पास नहीं जा रहे हैं, हम तो वोट इनको दे रहे हैं। जी जी, हम जो तो आपके दुख सुख में यहाँ पे, हाँ, हम नारायण मोदी को वोट नहीं, हम तो इन डॉक्टर साहब को वोट दे रहे हैं ना। बिल्कुल। और जी इनको दीजिए। जी जी, आप बताइए। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों को पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिंगल पर्सन, जो काम करने वाला होगा, जो हमारे बीच रहने वाला होगा, उसको हम लोग चुनेंगे। जो आपके पड़ोस का है, जी, हमारा पड़ोस का, हमारा सुख में दुख में साथ देने वाला हो, हम उनको चुनेंगे। हमको पार्टी से, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वो चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो या अन्य कोई हो, उससे हम लोगों को कोई बहस नहीं है। हमको है कैंडिडेट से मतलब। बिल्कुल, कैंडिडेट के तौर पर डॉक्टर साहब को लोग जानते हैं, कुछ युवा हैं। आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित सिंह। वोट बन गया है? हाँ, बन गया है। तो डॉक्टर साहब आए हैं, जानते हैं आप डॉक्टर साहब को? हाँ, जानते हैं, हम लोग तो साथ ही में और रहेंगे भी साथ में रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जहीरुद्दीन। जहीर साहब, क्या लगता है डॉक्टर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब के बारे में ठीक है कि हम लोग तो मोदी को नहीं देखते, हम लोग तो ये देखते हैं कि अपने इलाके के कैंडिडेट हैं उनको देखते हैं। बिल्कुल, इनका रिलेशन, डॉक्टर साहब का जो पर्सनल छवि है, इनके पिताजी इस गांव में टीचर रह चुके हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि डॉक्टर साहब के पिताजी यहाँ इस गांव में टीचर रह चुके हैं, तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसलिए इनका यहाँ पे इतना ज़्यादा स्वागत सम्मान हो रहा है। चलिए और आगे जाके हम आपको बताएंगे क्या सर का कुछ जैसे योजना एक होता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर के साथ में नाम? जी जी जी, सिलेंडर, डॉक्टर सिलेंडर कुमार सर। जी, डॉक्टर सिलेंडर कुमार सर का जैसे युवाओं के बीच क्या क्या इनका योजनाएं हैं, मतलब कुछ नया चीज़ हम लोगों को ये बताएं कि हम ये योजना लाने वाले हैं। अगर हम बनेंगे तो हम अपने इस क्षेत्र के जो भी विधायक, मतलब सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या करने वाले हैं, आपसे थोड़ा सा। जी जी, आप यहाँ के लिए क्या अलग, युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बताइए। युवाओं का अभी हमारे छोटे भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि युवाओं के लिए मैं क्या करूँगा।
अभी के युवा का सबसे बड़ा समस्या जो है वो है रोज़गार का, उसके आगे के जीवन का क्या अच्छा हो सकता है। अभी मैं आ रहा था तो रोड की स्थिति को मैंने देखा। रोड की स्थिति जो है अभी वो चलने लायक कम से कम नहीं है। गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, पैदल चलने में भी कठिनाई होती है। तो अगर रोड का समस्या यहाँ पर दूर हो जाता है, यातायात का समस्या दूर हो जाता है, तो व्यापार यहाँ पर बढ़ जाएगा और युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने का मैं प्रयास करता हूँ। और स्वरोज़गार मिलने से यहाँ के रोज़गार जो पलायन करते, यहाँ के युवा जो पलायन करते हैं वो पलायन रुक जाएगा, लोग घर में रहकर अपना रोज़गार करने लगेंगे। ये मेरी प्राथमिकता है, ये मैं चाहता हूँ कि ये ज़मीन पर उतरे। मैं अगर आप लोग मुझे मौका देते हैं तो मैं इस सारी बातों को आपके सामने, आपके ज़मीन पर उतार दूंगा और आप लोगों का जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, युवा हैं, उन सबको घर से बाहर जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर उनको रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा और बेरोज़गारी की समस्या खत्म हो जाएगी। ये मेरा प्राथमिकता है। अभी पीछे हमने दिखाया मुसलमानों के कॉलोनी में डॉक्टर साहब का किस प्रकार से गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। वहीं अभी हम लोग आए हुए हैं राम टोली, महादलित टोला कह सकते हैं आप यहाँ के लोगों को। यहाँ महादलित के लोग रहते हैं और यहाँ भी तमाम लोगों ने डॉक्टर साहब का स्वागत किया। और कुछ महिला जो परेशान थी, पेशेंट थी आँख के दर्द से, उन्होंने डॉक्टर साहब को अपना पीड़ा भी बताया है। डॉक्टर साहब के प्रति आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि हर समाज में, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, 36 बिरादरी जितनी जाति हैं, हर कहीं पे इनका मान सम्मान बना हुआ है। इतना ही नहीं, जो माना जाता है कि मुस्लिम वर्ग बीजेपी से दूर है, उन लोगों ने भी इनका स्वागत किया। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, डॉक्टर साहब के पिताजी इस गांव में टीचर हुआ करते थे और करीब करीब यहाँ के लोग उनसे पढ़ाई किए हुए हैं। तो ये इनको ज़्यादा इसका परिणाम मिल रहा है। डॉक्टर साहब से हम यही जानेंगे कि आपके पिताजी इन इलाकों में टीचर थे और उसका भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है। आप अपने पिताजी के बारे में और इस गांव के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे पिताजी की पहली पोस्टिंग गोपालपुर गांव में हुई थी। उस समय द्वितीय चरण का विद्यालय ये हुआ करता था, सरकारीकरण नहीं हुआ था विद्यालय का। द्वितीय चरण के विद्यालय में उनकी पोस्टिंग हुई थी और जिस साल यहाँ पोस्टिंग हुई थी उसी साल मेरा जन्म हुआ था। अच्छा। तो जब भी इस गांव का नाम आता है तो मेरे जहन में वो सारा दृश्य घूम जाता है जो मेरे पिताजी यहाँ आते थे। यहाँ से जब जाते थे तो यहाँ की कहानी सुनाया करते थे। 8 साल यहाँ तक उन्होंने सेवा दिया और उस 8 साल में उस समकालीन जितने भी बच्चे थे, आज वो बड़े हो गए हैं, हमसे भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं, हमसे कम उम्र के भी लोग हैं, लेकिन उन सबों में जो उनका मैं क्रेज़ देखता हूँ, आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोगों के प्रति बना हुआ रहा सब दिन। यहाँ का लोग उनको जितना नज़दीक से जानते हैं, उनके बारे में जो कहते हैं, तो ये मेरे लिए गर्व की बात होती है और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं उनका पुत्र हूँ। बिल्कुल। और उनके कुछ शिष्य भी हैं, उनसे भी जानते हैं जिन्होंने पढ़ाई किया है उनके साथ। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब, हम लोग जो ओ आप भी सीखे,
उन्हीं के देन से उन्होंने ही इस समाज में एक रूप दिए, ज्ञान दिए जे कि कैसे पढ़ा जाता है। बुला बुला करके खेत सबसे उन्होंने विद्यालय भी नहीं था, किसी तरह इतना वो किए इस समाज के लिए, तो उनके बच्चे को हम लोग क्यों नहीं मदद करें। अवश्य ही मदद करेंगे, जैसे हो वैसे करेंगे। बिल्कुल, जैसे हो वैसे करेंगे। आप अपना नाम बताइए और डॉक्टर हमारे साहब के नाम श्री संजय कुमार राम, जी। वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 3 का। हमारे दरवाजे पर डॉक्टर साहब आए हैं, उसको हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम लोग जितने भी जाते हैं, हम लोग बगवा पंचायत को हम लोग का बहुत बहुत से वहाँ पर मान सम्मान करता है, दवाई में भी बहुत बढ़िया करता है, सब कुछ करता है। इसलिए हम लोग डॉक्टर साहब से हम लोग बहुत पसंद है। पसंद है जी। अपना नाम बताइए आप। हमार नाम भै गेल मंदेश्वर राम। जी, डॉक्टर साहब आपके गांव पिताजी में के आए नाम हैं। भेल भवन राम। जी। डॉक्टर साहब आयल हन दरवाजा पर, बड़ बढ़िया बड़ सुंदर हम सब उनकर सेवा करी। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? पचकौड़ी राम। जी, पचकौड़ी जी, कैसा डॉक्टर साहब आए हैं? इनके पिताजी भी पढ़ाते थे आप लोगों को? पढ़ाते थे, हम जानते हैं जो डॉक्टर साहब है, हम लोग का तो जो करता है सो तो ठीक करता है। जाते हैं तो बहुत कदर गुजर करते हैं, तो हम लोग आप क्या बतलाएंगे। डॉक्टर साहब का हम जैसे मान सम्मान हमको करता तैसे उसको करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शंभू राम। शंभू जी, कैसा डॉक्टर साहब के प्रति क्या लग रहा है गांव में? डॉक्टर साहब तो हमारे गांव को जब आए हैं तो सब बच्चे को पर जो शिक्षा भी दिए, सब चीज़ दिए, तो हम लोग तो हम लोग तो यही चाहते हैं जो डॉक्टर साहब छोड़ कर को हम लोग को दूसरा नहीं है चाहिए। दूसरा नहीं चाहिए। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं, और इन्होंने अपना इलाज भी करवाया है। क्या नाम हुआ आपका? बबीता जी, आपने डॉक्टर साहब से इलाज करवाया था और डॉक्टर साहब आपके घर पे गांव में आए हैं और समाज सेवा के साथ अभी ये आने वाले चुनाव में भी चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब के बारे में? जना हो जाओ ना, कैसे इलाज वगैरह किए, कैसा ये किए वो बताइए। जना घर अंगना में बाई छते ना बाजे। कुछ शर्मिले टाइप के लोग होते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में जानते हैं आप? हाँ, जाने छे। अच्छा, कैसे हैं, कैसे आदमी हैं? बढ़िया है, जे काम है से तो करबे करबे। हाँ हाँ, तो हमरा बुझि है छे, ठंगना दुनू हमरा बुझिए नहीं है छे, तो हम कत्या जेबै। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब को जानते हैं और करा ने ठंगना का इलाज कराने की जरूरत है। बिल्कुल। गोपालपुर में ही एक और स्थान पर हम लोग जब आ रहे थे तो वहाँ पर रुकना हुआ। डॉक्टर साहब का स्वागत किया गया, यहाँ हम लोगों ने दिखाया है, और यहाँ के युवा बुजुर्ग सभी उम्र के लोग डॉक्टर साहब के साथ हैं। उनके पिताजी का वो याद करते हैं। डॉक्टर साहब आज यहाँ रुके और नाश्ता पानी हुआ और लोगों से मुलाकात किया डॉक्टर साहब ने। जिस प्रकार से इस गांव के लोगों का प्यार आपके प्रति है, लग रहा है कि ये गांव तो आपके नाम से पूरा समर्पित है। आपके नाम से चाहे कुछ भी हो, आपके नाम से समर्पित है। कितने ऐसे और गांव हैं जहां पे आपको लगता है कि आपको मतलब आपके कारण, आपके काम के कारण लोगों का समर्थन प्राप्त होगा? अभी जितना समर्थन आप इस गांव में देखे हैं, मैं जहाँ जहाँ भी श्री बख्तियारपुर विधानसभा में हर जगह लगभग ऐसा ही माहौल हमको मिला है।
और आपको भी ये पता होगा, आप भी घूमते हैं, जी जी, आपको भी ये पता होगा कि हर जगह का माहौल क्या है। यहाँ का माहौल और अच्छा इसलिए हमको लग रहा है कि यहाँ मेरे पिताजी काफ़ी दिनों तक सेवा दिए हैं एक शिक्षक के रूप में, और जितने भी यहाँ पर हमारे उम्र के या हमसे कुछ बड़े कुछ छोटे लोग हैं, वो सारे लोग उनसे परिचित हैं, और उस परिचय को लेकर मैं यहाँ आया हूँ, और उस परिचय के लिहाज से भी यहाँ पर लोगों का मेरे प्रति उत्साह ज़्यादा है। और ऐसे और यहाँ जो समस्या मैं अब जब अभी चल के आ रहा था, हम लोग आप भी आ रहे थे, सड़कें बड़ी जर्जर स्थिति में है, जगह जगह पानी है, नाली शायद नहीं है, और भी कई समस्याएं गांव के लोगों का है। इसको दूर करने के लिए आपके पास पहले भी लोगों ने कहा होगा, या आगे आपके मिशन में किस तरह से इसको आप लेंगे? ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। यातायात बढ़िया हो, लोगों को आने जाने में कठिनाई ना हो, ये तो मूलभूत सुविधा में आता है। और ये मेरी जितना भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा का बात हो, स्वास्थ्य का बात हो, सड़क की बात हो, ये मेरे प्राथमिकता में है। मैं इसको प्राथमिकता से लेते हुए इसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम कुमार। प्रेम जी, डॉक्टर साहब आपके दरवाजे पर आए हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को, किस प्रकार से इस विधानसभा चुनाव में डॉक्टर साहब के लिए आप लोग जुटे हुए हैं? डॉक्टर साहब अच्छे व्यक्ति हैं और उनके साथ जो है अच्छा ही प्रोत्साहन, अच्छा ही व्यवस्था रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग सपोर्ट में हैं डॉक्टर साहब। आपका क्या नाम हुआ? अरुण जी, किस प्रकार से आप लोग डॉक्टर साहब के बारे में देखते हैं, क्या लग रहा है आप लोग? डॉक्टर साहब को तो बहुत पहले से जानते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है और बढ़िया पार्टी में आए हैं, उनसे उसने जान प्राण लगा देंगे डॉक्टर साहब के लिए। तो ये है जान प्राण लगाने की बात हो रही है। युवा हैं, हालांकि इनका शायद वोट बना नहीं बना होगा, बन गया है। तो क्या इस बार कैसा स्थिति होगा युवाओं का? अच्छा होगा, सही रहेगा। हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं डॉक्टर साहब के पास। अच्छा, और सिर्फ इसी गांव में या आपके जो यार दोस्त दूसरे गांव होंगे वहाँ भी आप लोग प्रचार करते हैं? पूरा प्रचार। तो ये चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर तबके में डॉक्टर साहब का जो है नाम है, और डॉक्टर साहब के प्रति लोगों में एक भावना जगी हुई है कि अगर डॉक्टर साहब आएंगे तभी इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो पाएगा। आगे और कुछ जगह जाके हम उन लोगों से जानेंगे कि डॉक्टर साहब के प्रति उनका क्या राय है। अभी कई जगहों पर हमने जाकर डॉक्टर साहब के साथ देखा, गांव, गरीब, गोबर, गाय, गोइठा, हर जगह इन्होंने हमें घुमाया, और हर किसी का यही कहना था कि इस बार वो डॉक्टर साहब के साथ हैं। डॉक्टर साहब के पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो शिक्षक थे और इस इलाके में उन्होंने कई स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया। वो तमाम स्टूडेंट भी इनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन एक सवाल और अनसुलझा रह जाता है कि बीते दिनों लोकसभा चुनाव हुआ था, और उसमें भी डॉक्टर साहब ने ट्राई किया था लोकसभा चुनाव लड़ने का, परंतु पार्टी ने किसी कारण से इन्हें टिकट नहीं दिया और ये चुनाव नहीं लड़ पाए। उसके बारे में डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि लोगों का ये था उम्मीद कि आप सांसद बनेंगे क्षेत्र के, तो और बड़ा क्षेत्र होगा और ज़्यादा विकास होगा, क्या चूक रह गई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? चूक उसमें मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं था। हमने पूरी तैयारी की थी और पार्टी की तरफ से भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था। लेकिन चुनाव से 2 महीना पहले जो आजकल गठबंधन की राजनीति चल रही है उसके शिकार हो गए हम जी। और ये मधेपुरा लोकसभा सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में चला गया, जिसके चलते मैं अपनी उम्मीदवारी को वापस ले ली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, अभी सांसद जी हैं यहाँ के, आपके सहरसा क्षेत्र के, और क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर भी आप घूम रहे हैं, सहरसा भी घूमते हैं,
तो सहरसा के मधेपुरा के सांसद और सहरसा के विधायक, सिमरी बख्तियारपुर के विधायक और आपके सिमरी बख्तियारपुर अर्थात खगड़िया के लोकसभा सांसद, इन लोगों के काम से आप कितना खुश हैं और क्या लगता है ये लोग जो काम कर रहे हैं वो जनता के हितों में, जनता के जो उम्मीद है उस पर खरा उतर पा रहे हैं? ख़ास तौर पर एक और सवाल जोड़ देता हूं कि सहरसा में जो रेलवे पुल है उसे 20 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। अभी सहरसा में रेल ओवर ब्रिज होना आवश्यक है और ज़रूरत है। लोग उसका बहुत दिनों से आस लगाए बैठा है, लेकिन लोगों का आस पूरा नहीं हो रहा है। वो सहरसा के सांसद हों, मधेपुरा के सांसद हों या खगड़िया के सांसद हों, मुझे लगता है कि लोगों ने प्रयास किया है, किसी न किसी कारण से वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। खास करके मैं सहरसा के सांसद की बात करूंगा, रेल ओवर ब्रिज की बात करते हैं तो मधेपुरा के सांसद की, उन्होंने भी प्रयास किया है। इधर कुछ दिन पहले भी हमने देखा है कि वो इन बातों को उठाया है और रेलवे बोर्ड में भी इस बात को दिया गया है। अब तो सब सुनने में आया कि टेंडर भी हो गया था, सारी चीज़ें हो गई और फिर टेंडर पास भी हो गया, आरओबी भी बन गया, परंतु शायद ठेकेदार ने कुछ ज़्यादा बजट का डिमांड कर लिया था, इस कारण से कुछ अरंगा आ गया है। हाँ, ये सब तो कुछ अरंगा आया है, इसीलिए अभी तक पूरा नहीं हो पाया है वो। लेकिन हमारे सांसद महोदय, हमारे जो सहरसा के विधायक जी हैं, वो लोग प्रयास किए हैं। मैं उनके प्रयास को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ न कुछ कारण कुछ न कुछ कमी ज़रूर रही है, जिसके चलते ये आस पूरा नहीं हो पाया है अभी तक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द लोगों का आस पूरा होगा और उसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होगी तो मैं भी प्रयास करूँगा। बिल्कुल। सिमरी बख्तियारपुर के बारे में अगर हम बात करें, सिमरी बख्तियारपुर क्योंकि आपका क्षेत्र है, सिमरी बख्तियारपुर के जो वर्तमान विधायक हैं, उनके पिताजी, उनके दादाजी भी राजनीति में चलते आ रहे हैं बरसों से, दशकों से आप कह सकते हैं, और दशकों से नहीं, आज़ादी के पहले भी माना जाता है कि वो बादशाह थे इस क्षेत्र के, वो सारा काम देख रेख कर रहे थे। 2-3 आरोप है कि सिमरी बख्तियारपुर में एक खाता खसरा नंबर 391 नंबर है, जो कि 391 जिस शायद, या हो सकता है नंबर में कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसलिए मैं दर्शकों को क्लियर कर देता हूँ। उस खाता को, जो उसकी सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार का ज़मीन है, उसे कुछ लोग गलत तरीके से बेच रहे हैं और उसमें जो ये परिवार है इनका भी कहीं ना कहीं नाम आता है, या फिर इनके हस्तक्षेप के बगैर वो काम नहीं हो सकता है। क्या आप इस मुद्दे को उठाएंगे क्षेत्र में कि सरकारी ज़मीन को जो बेचा जा रहा है उसको रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? सरकारी ज़मीन को बेचा जा रहा है उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा और मैं करूँगा भी, लेकिन ये कानून अपराध है, इसको रोकना आवश्यक है। अगर यहाँ के विधायक और यहाँ के पूर्व सांसद इसमें इन्वॉल्व हैं तो निश्चित रूप से ये क्या कहें, वो क्षमा करने योग्य बात नहीं हो सकती है और मैं इस बात को ज़रूर उठाऊंगा। बिल्कुल। और मुझे तो यहाँ तक भी पता है कि शायद बिहार सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सहरसा डीएम को एक चिट्ठी भी जारी किया है, हालांकि उसमें नाम किसी का नहीं है, लेकिन जांच की बात कही गई है और शायद जांच शुरू भी हो गया होगा। और कुल मिला के जिस प्रकार से ये क्षेत्र माना जाता है कि भाई मुस्लिम एरिया है, वो शहरी क्षेत्र, और वहाँ वक्फ की ज़मीन जो है उसका उल्टा पुल्टा इस खानदान के द्वारा किया जा रहा था, और यही वजह है कि वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया, जिसके कारण विरोधी इसका विरोध कर रहे हैं। इस क्षेत्र में तो मैंने आपको देखा, वो जो सलखुआ वाला क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को बाढ़ से
बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। वहाँ के लोगों के लिए आप कब टाइम निकाल रहे हैं और ताकि वहाँ का ग्राउंड जीरो पर जिस प्रकार आज अलग अलग गांव में जाके हम लोगों ने देखा, वहाँ के लोगों के बारे में आप कब ध्यान देने वाले हैं? बस 2-4 दिनों के अंदर मैं वहाँ भी जाऊँगा और वहाँ के लोगों की, ऐसे पहले भी मैं गया हूँ, कई बार जा चुका हूँ। जी। लोगों के समस्याओं से रूबरू हुआ हूँ और वहाँ जाना और वहाँ जाकर उनकी समस्याओं को देखकर मैं बहुत मर्माहत हूँ और उसकी समस्याओं को पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। और बहुत जल्द मैं फिर से जाऊँगा, अलग अलग पंचायत में जाऊँगा। अलग अलग पंचायत पहले भी गया हूँ और उनकी समस्या से अवगत हुआ। बिल्कुल, अभी हम लोग वापस आ रहे हैं और थोड़ी देर में डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे भी जाएंगे। वहाँ कुछ स्टाफ से भी बातचीत करेंगे, कुछ मरीज़ जो होंगे उनसे भी जानेंगे और एक बार पूरे प्रक्रिया पर फिर से नज़र डालेंगे कि डॉक्टर साहब अपने जीवन में और अपने सामाजिक कार्य में क्या क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे कि लोगों के दिलों दिमाग पर एक बदलाव आए, लोगों के चरित्र निर्माण का काम हो। क्योंकि समाज को बदलना हो, शहर को बदलना हो तो वो किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है। हम सभी को मिल के अपने शहर को, अपने विधानसभा को बदलना होगा। वापस पूरे दिन घूमने के बाद डॉक्टर साहब के पास क्लिनिक में आए हुए हैं और यहाँ हम इनसे एक दो और सवाल करेंगे, कुछ पेशेंट से भी मिलेंगे और यहाँ के स्टाफ से भी मिलेंगे। एक सवाल और ये रह जाता है डॉक्टर साहब कि पार्टी, क्योंकि विधानसभा की बात करें तो सहरसा में पहले से आपके एमएलए हैं, सिमरी बख्तियारपुर की बात करें तो वो एनडीए के किस धड़े को मिलेगा अभी कन्फ्यूज़न है। आपको क्या लगता है अगर पार्टी आपको सहरसा देती है तो आपके लिए कंफर्टेबल होता है? मेरे लिए सिमरी बख्तियारपुर जितना कंफर्टेबल है, सहरसा भी उतना ही कंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ के लोग से भी मैं उतना ही जुड़ा हुआ है जितना सिमरी बख्तियारपुर के लोगों से जुड़ा हुआ। इसलिए मेरे लिए ये दोनों सीट कोई भी पार्टी मेरे लिए बराबर है। और एक और भी ये होता है क्योंकि आप डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं डॉक्टर, तो राजनीति में आने के बाद अगर आप जीतते हैं या विधायक बन जाते हैं, डॉक्टरी आपका फर्स्ट रहेगा, सेकेंडरी राजनीति रहेगा या सेकेंडरी डॉक्टरी हो जाएगा? आप कैसे बैलेंस करेंगे दोनों? डॉक्टरी सेवा शुरू से मैं देता आ रहा हूँ और देता रहूँगा, ये मेरी पहली शर्त है। और राजनीति के दृष्टिकोण से जो सेवा लोगों को चाहिए, जो मैंने महसूस किया है, वो सेवा भी मैं करता ही रहूँगा और दोनों में बराबर रूप से करता रहूँगा। बैलेंस बना के रखूँगा। जो अभी का डॉक्टरी का सेवा है वो भी जारी रखेंगे और समाज सेवा पॉलिटिकल रूप में भी जारी रखेंगे और बैलेंस बना के लोगों की सेवा करते रहेंगे। आज पूरे दिन हम इनके साथ रहे, लोगों से मिले, लोगों ने इनके बारे में बताया, इन्होंने लोगों की सारी सवालें या सारी ज़रूरतों के बारे में लोगों को समझाया। जो युवा ने क्वेश्चन किया उसका भी इन्होंने जवाब दिया और जो हमने भी सवाल किया उसका भी इन्होंने बखूबी सारिता से जवाब दिया। पार्टी क्या डिसीजन लेती है ये वक्त बताएगा। डॉक्टर साहब से बातचीत के दौरान जैसा कि पता चला तो उनके कुछ स्टाफ हैं और स्टाफ से जानते हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर साहब ने यहाँ पे काम किया है और कैसा व्यवस्था रखा है, अब तक कितने पैसे का लगभग यहाँ पे इलाज हुआ होगा। आपका नाम बताते हुए आप यहाँ डॉक्टर साहब के बारे में बताइए कि कैसे दिन की शुरुआत होती है और कैसे आप लोग उनका हेल्प करते हैं। जी, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह। डॉक्टर साहब
बारे में जो बतावेंगे सर, डॉक्टर साहब पता नहीं भगवान इनको किस रूप में बनाए, हमको पता नहीं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब जो है उनका स्वभाव विचार के बारे में हम कितनों बतावेंगे तो बहुत कम है। हम पूरे सहरसा का भी बात बता सकते हैं, जैसे हमारे सर हैं ऐसे सर पूरे सहरसा में आपको नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसे भी मानते हैं, आप कहीं भी जाइएगा तो स्टाफ के साथ जो भी व्यवहार होता है वहाँ आदमी काम करने के लिए चाहता नहीं है। हमारे सर के यहाँ 15 वर्ष का स्टाफ अभी भी है। जिस तरह हमारे सर अपने बेटा बेटी को मानते हैं उस तरह से पूरे स्टाफ को मानते हैं, और हम लोग को जो इज्जत यहाँ मिलता है हम उम्मीद करते हैं पूरे सहरसा में वो इज्जत कहीं नहीं मिलेगा स्टाफ। अब तक कितने लोगों का यहाँ इलाज हो गया होगा, फ्री कितने लोगों को देखते हैं? करीब सर 15 से 17 हजार पेशेंट को देखा गया है। तो उसमें फ्री कितने लोगों को देखा होगा? करीब 12,000 करीब। जी हाँ, हम खुद पेशेंट लाने वाले हैं, हमारा काम बेड का है। हम आज भी करीब 15 पेशेंट लेके आए हैं। बसतपुर का है, खजरी का है, सबको फ्री में आयुष्मान कार्ड के द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा, सबको घर तक पहुंचाया जाएगा। रात्रि का खाना भी मिलता है मेरे हॉस्पिटल की तरफ से। जी चलिए, तो इन्होंने बताया कि 10-12 हज़ार ऐसे पेशेंट हैं जिनका इन्होंने फ्री में किया है, और पेशेंट बहुत सारे हैं। कुछ और स्टाफ हैं उनसे भी हम चर्चा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राघव जी। राघव जी, आप यहाँ कब से हैं? तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के यहाँ लमसम 12 साल से वर्क कर रहे हैं। 12 साल से। कैसा व्यवहार है डॉक्टर साहब? पॉलिटिक्स में भी आना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे व्यवहार हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, अमीर हो या गरीब हो, सबका सम्मान करते हैं। जहाँ तक होता है अमीर हो या गरीब हो, सबका काम यहाँ होता है। हम लोग यहाँ के स्टाफ हैं, जितने भी स्टाफ हैं सब व्यवहार कुशल हैं। पेशेंट के साथ हम लोग अच्छा बिहेव करते हैं, सर भी हमारे अच्छा बिहेव करते हैं पेशेंट के साथ। तो कहाँ के लोग आते हैं लगभग? यहाँ तो जिला पे अगर आप जाइएगा तो समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, यहाँ तक कि अगर आप स्टेट बदलिएगा तो यूपी तक का भी पेशेंट। यूपी से भी पेशेंट मतलब हर क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, हर जाति हर धर्म के, और उनके साथ सबके साथ समान व्यवहार होता है। डॉक्टर साहब देखते हैं लोग यहाँ पे। हमको लग रहा है कि सर अगर जनता का सेवक बन जाए तो गरीब जनता के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बिल्कुल, गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर उन्हें राजनीति में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। शायद जिनके बारे में शिक्षक के बारे में चर्चा होती थी गोपालपुर में, और शायद ये वही है डॉक्टर साहब के पिताजी जी। तो एक बार इनको दिखा लीजिए। इन्हीं का चर्चा पूरे गांव में जो आप लोग देख रहे थे, इन्हीं का चर्चा हो रहा था। और देखिए एक शिक्षक का जो होता है वो रूप इनके अंदर। और स्टाफ है इनसे जानते हैं इनका क्या नाम है और किस प्रकार। कुछ और स्टाफ हैं जो यहाँ पे सेवा करते हैं पेशेंट का, और डॉक्टर साहब के व्यवहार के बारे में, कैसे या पेशेंट आते हैं और किस प्रकार से आप उनका सेवा करते हैं। आप लोग कहाँ जाके डॉक्टर साहब के गाड़ी बनाएंगे, कोशिश करेंगे, कैसे आप लोग हेल्प करना चाहिए और कैसे उनके साथ हमारे सेवा। हम लोग जो है सर के साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, सबसे 2 साल से जुड़े हुए हैं। सर बहुत अच्छे प्रोफेशनल मेडिकल लाइन में, जिस तरह से सर मेडिकल लाइन से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, इसमें सर अपना पूरा बहुमूल्य टाइम समाज के पीछे दे रहे हैं। इसमें समाज की नीचे से लेके जहाँ तक है सभी वर्ग का सर काम करेंगे। अच्छा, यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनका देख रेख बढ़िया होता है, कैसा व्यवहार कैसा? पेशेंट को जो है ना हम लोग बहुत अच्छा से देख रेख कर रहे हैं। पेशेंट के साथ में कोई किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होने देते हैं, अच्छा भेदभाव करते हैं पेशेंट से।
और पेशेंट यहाँ आके बहुत संतुष्ट भी हो जाते हैं, संतुष्ट होकर के जाते हैं। सभी बख्तियारपुर क्षेत्र के ज़्यादा होते हैं। देखिए यहाँ जो है नेपाल तक से आदमी आते हैं, मधुबनी, नेपाल, कटिहार, आप इधर चलिए खगड़िया, बेगूसराय, वहाँ तक से यहाँ पेशेंट आया करते हैं और बहुत अच्छा सुविधा के साथ बहुत अच्छे तरीके से सर्जरी करा के यहाँ से जाते हैं। बिल्कुल, सभी क्षेत्र से आते हाँ, हैं, सभी अलग क्षेत्र अलग से जिला से भी आते हैं और यूपी नेपाल के लोग भी आते हैं। और अगर ये लोकल सहरसा की बात करें तो यहाँ स्वाभाविक है, जहाँ के डॉक्टर होते हैं वहाँ के लोग ज़्यादा आते होंगे। सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, सुपौल के यहाँ ज़्यादा आते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? कहाँ से आए हैं? काठों से। और डॉक्टर साहब के बारे में कैसे पता चला, कैसे डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब के बारे में तो 5 बरस से पता है कि अपना अगला के डॉक्टर साहब की इलाज अच्छा ढंग से करेंगे और कराइयो के लागे अपना पैसों और लागे सर जी ना, पैसा न होने फ्री इलाज है। अच्छा, हाँ, हमारा गाँव के हमारे समाजक लोग माने एक बना के बड़ा अहाँ के आयल छै यहाँ पर? हमारा परिवार आयल। परिवार आयल छै आँख दिखावे ला, ऑपरेशन करावे ला। तो डॉक्टर साहब के बारे में की कहल चाहबे अहाँ समाज के प्रति और लोग के की अपील करबे? डॉक्टर के इस समय खुद भी करबे कर रहे हैं, फलना जगह डॉक्टर से इलाज बहुत बढ़िया करे देते हैं। क्या सब क्या नाम हुआ आपका? भूषण मुखिया। भूषण जी, कहाँ गाँव कौन सा है आपका? कपसिया से आए हैं। कैसा क्या दिखाने आए हैं? आप अपना या किसी परिवार का? पिताजी का। तो कैसे पता चला यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में मेरे गांव का भी ले गया गया है। सही है, सही है। मेरा पिताश्री भी सही है। सही है। क्या आप लोगों से अपील करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब अभी पॉलिटिक्स में भी, समाज सेवा में भी लगे हुए हैं, क्या लोगों से क्या कहना चाहेंगे? तो कहना है मतलब इसे मतलब सही सलामत मतलब का इलाज हो रहा है, मतलब वही खर्चा तो वही जाता है। सही काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, फ्री में इलाज हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए हैं जी? अच्छा, तो क्या इलाज कराने आए आपका? अच्छा, तो कैसे पता चला यहाँ के आपके अस्पताल का? डॉक्टर साहब ठीक हैं? पहले और लोग आपके जानने में करा के गए हैं? ठीक है। डॉक्टर साहब के बारे में क्या लोगों से कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? बढ़िया है। इनके वो करेंगे, आपका लेकिन हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आई है आप? क्या इलाज कराना, आँख दिखाना है? अच्छा, कैसे डॉक्टर साहब हैं? बाकी लोग और कराए हैं यहाँ पे? इसका पहले 4 साल पहले हुआ था। ठीक से ठीक है। अच्छा, और पैसा वैसा भी लगा था? फ्री में होता है ना? फ्री में होता है। ठीक ठीक। राजनीति में आने का जो उद्देश्य आपका था, आप डॉक्टरी के जरिए भी सेवा कर सकते थे, लेकिन राजनीति में आने का कैसे आपको दिल में आया और क्यों आप राजनीति में आ रहे हैं? मैं पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ और इस विधा से
मैंने लोगों को जितना संभव हो सकता है फायदा देने का कोशिश किया, उनका सेवा करने का काम किया। 10,000 ऐसे लोगों का हमने ऑपरेशन किया है जिनको पैसे की दिक्कत थी, पैसे और खर्चा नहीं कर सकते। सलाह निःशुल्क मैंने लाखों लोगों को दिया है। अब इस दौरान जो मैं लोगों से मिला तो मुझे लगा कि चिकित्सा सेवा के अलावा भी लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी, और उन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मैं अगर सामाजिक क्षेत्र में आता हूँ, राजनीति के क्षेत्र में आता हूँ, तो वो हमारे काम का दायरा बढ़ जाएगा। लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी को मैं दूर कर पाऊँगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में सेवा दे पाऊँगा। बस यही एक कारण है जिसके चलते बिल्कुल। और डॉक्टरी के बाद समाज सेवा और समाज सेवा के बाद अब राजनीति में आए हैं। न केवल शिक्षक, न केवल डॉक्टर के तौर पर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी एकल विद्यालय से जुड़कर बच्चों को बढ़ाने के लिए काम किया है, और शायद 4-5 स्कूल को इन्होंने गोद भी ले रखा है, 4-5 गांव के स्कूलों को। उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एजुकेशन सेक्टर में आप किस प्रकार से लोगों की सहायता कर रहे हैं। अभी तो एकल अभियान के माध्यम से मैं 5 विद्यालय को गोद दिया हूँ, और एकल अभियान में ये होता है कि शिक्षक को ही गांव-गांव भेजा जाता है, वैसे जगह पर भेजा जाता है जहाँ के अभिभावक शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, बच्चों के स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। वहाँ शिक्षक जाकर उन बच्चों को शिक्षित करते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए उनको प्रमोट करते हैं। उसके अलावा मैं भारत विकास परिषद से काफी दिनों तक जुड़ा रहा, और उस माध्यम से मैंने बच्चों में भारतीयता का संस्कार, चरित्र निर्माण करने का संस्कार जो होता है वो मैंने देने का काम किया है। भारत को जानो प्रतियोगिता से बच्चों में सामान्य ज्ञान का भी वृद्धि होता है, और साथ ही साथ भारतीयता का जो पुट होना चाहिए वो उसके चरित्र में समाहित होता है। संस्कृत समूह गान प्रतियोगिता का हमने स्कूल में करवाया है। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे बच्चों का चरित्र निर्माण होता है, और वो वही बच्चे हमारे आगे के भविष्य में इस देश में अपना योगदान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें सिमरी बख्तियारपुर और सहरसा, इन दोनों में से कौन सा सीट आप मानते हैं कि कौन से सीट से आप उम्मीदवारी करने वाले हैं, कौन से सीट से आप दावेदारी करने वाले हैं? मैं जन्म से सिमरी बख्तियारपुर का रहने वाला हूँ, मेरी जन्मभूमि वही, और कर्म भूमि मैंने सहरसा को बनाया, इसलिए मेरे लिए दोनों जगहों का महत्व बराबर है। सिमरी बख्तियारपुर से भी लोग मुझे जानते हैं, मैं वहाँ जमीन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, हमारा बचपन बीता है, वो उस मिट्टी का कर्ज है मेरे ऊपर, उस कर्ज को मैं निभाना चाहता हूँ। और सहरसा मेरी कर्म भूमि है, और यहाँ पर रह के मैं लोगों की सेवा करता हूँ, यहाँ के लोगों से जुड़ा हूँ, यहाँ के लोगों की समस्याओं से मैं अवगत हूँ। इसलिए मेरे लिए सहरसा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सिमरी बख्तियारपुर है, और जितना आसान मुझे सहरसा सीट है रहने के लिए उतना ही सिमरी बख्तियारपुर।